आज है 13 मार्च। इससे पहले कि आज की खबरों पर बात हो, 1 मिनट में कल की जितनी न्यूज़ थी सबका रिवीजन कर लेते हैं। चलिए तो फिर पहला प्रश्न ये था कि भाई अरुण गोयल हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये चुनाव आयुक्त थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके लिए हमने कल निर्वाचन आयोग को बहुत अच्छे से समझा था और उसकी कुछ कमियों पर भी बात की थी। आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाने वाला प्रित्जर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो को दिया गया है, जो जापान के निवासी हैं। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनने वाली जो सुमन कुमारी हैं, वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। और साहित्य अकादमी द्वारा जारी घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में होगा। आगे ये समझते हैं कि भाई एस 2023 U1, एस 2002 N5, एस 2021 N1 क्या है। तो जिसमें U1 लिखा है यानी यू है वो यूरेनस का है उपग्रह, और जिसमें N लगा हुआ है यानी N5 और N1 वाला तो ये नेपच्यून के हैं। ठीक है। इस बार 71वीं मिस वर्ल्ड का आयोजन मुंबई में हुआ। 24 वर्षीय क्रिस्टीना पिस्जिकोवा ने इसका जो है खिताब जीता है, जो कि चेक गणराज्य की निवासी हैं। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के पोखरण में हुआ है। कल हमने इसको अच्छे से समझा था। और हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस बन गया है। कल हमने भारत के संदर्भ में जो क्या गर्भपात के कानून हैं इस पर भी हमने अच्छे से चर्चा की थी और उनको समझा था। चलिए अब आज की खबरों पर बात कर लेते हैं। सीता सोरेन बनाम भारत संघ मामला हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। बताएं इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस एक को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, राज्यसभा की भूमिका। इन तीनों को देखिए जरा ध्यान से, ये तीनों पहले से ही दिए जा चुके हैं, यानी न्यू क्या है ये, यानी कि अब इसको माना है। समझते हैं एक बार। सीता सोरेन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा की भूमिका को संविधान के मौलिक ढांचे का हिस्सा माना है। अब जो बाकी के तीनों को कम मौलिक ढांचे का हिस्सा माना गया है ये देख लीजिए। संविधान की सर्वोच्चता को केशवानंद भारती मामले में 1973 में, और न्यायिक समीक्षा को इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 में जो आया था उसमें माना गया था। हालांकि और कई मामले बाद में आए, सब में न्यायिक समीक्षा की चर्चा की गई है। धर्मनिरपेक्षता की जो है वो एस.आर. बोम्मई मामला 1994 वाले में इसको जो है मौलिक ढांचा माना था। आगे बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक ढांचे का क्रम, मतलब संविधान में मौलिक ढांचा जो अपनाया गया है वो कैसे अपनाया गया है, थोड़ा सा इस पर हल्का सा समझ लीजिए। ये ना असल में शक्ति संतुलन वाली बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना न्यायपालिका और कार्यपालिका का इशू है। यहाँ पर क्या है इशू समझ लीजिए कि जब कार्यपालिका कमज़ोर हुई है, ये भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम देख रहे हैं, और सिर्फ भारतीय इतिहास के संदर्भ में नहीं, वैश्विक स्तर पर भी जहाँ लोकतंत्र है वहाँ ऐसा देखने को मिलता है कि जब कार्यपालिका कमज़ोर होती है तो न्यायपालिका अपने आप मजबूत हो जाती है, और जब कार्यपालिका मजबूत होती है तो न्यायपालिका थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। कैसे, चलो देख लेते हैं एक बार। ये 1995 की बात है, जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे और उनकी जो पार्टी है वो पूर्ण बहुमत से आई थी। तो इसलिए जो शंकरी प्रसाद केस जो आया था उसमें जो निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित है। ये देखिए, जो संसद की शक्ति है वो असीमित कर दी थी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं करी थी। अब 1967 में क्या हुआ कि पंडित नेहरू का देहांत हो चुका था, लाल बहादुर शास्त्री का भी देहांत हो चुका था। उस समय पर यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर के दावेदार थे वो कौन थे। 1966 में इंदिरा जी को बना दिया गया था, इंदिरा जी बन गई थी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इनके जो दूसरे कांग्रेस के जो एक मेंबर थे, वरिष्ठ मेंबर थे, मोरारजी देसाई, ये पंडित नेहरू के देहांत के बाद में लाल बहादुर शास्त्री को जब बनाया गया था तब भी ये बड़े दावेदार थे। लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो लगा कि अब ये बनेंगे, लेकिन इंदिरा जी बन गई तो उसके बाद में ये और ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसलिए इशू ये बना था कि कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ गई थी, और कांग्रेस के जब अंदर फूट पड़ी यानी कि गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई थी, यानी कि कार्यपालिका कमज़ोर हो गई। और जब कार्यपालिका कमज़ोर हुई तो जो 1967 का जो गोलकनाथ मामला जो आया था उसमें कहा था कि किसी भी मौलिक अधिकार में संसद जो है संशोधन नहीं कर सकती, ये निर्णय आया था। लेकिन हुआ क्या कि 1971 में इंदिरा जी फिर से सत्ता में आ गई, दोबारा से चुनाव जीत कर। और जब इंदिरा जी दोबारा आई तो इन्होंने क्या किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय था ना, इसके जवाब में इन्होंने 24वां संविधान संशोधन लेके आए, और इन्होंने कहा कि संविधान में किए गए संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ये देखिए, ये लेके आए कि अगर संविधान में संसद के द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता।
अब यहाँ पर सरकार मजबूत बन चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट कमजोर फिर से कर दिया। लेकिन हुआ क्या, 1973 में केशवानंद मामला जो आया उसमें एक संतुलन स्थापित किया गया। सरकार को शक्ति दे दी कि भाई तुम संशोधन कर सकते हो, किसी में भी मूल अधिकारों में भी कर सकते हो, लेकिन जो संविधान का एक मौलिक ढांचा है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। और मौलिक ढांचा क्या होगा सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताएगा। और इसी का क्रम है कि जो अभी जो निर्णय लिया गया है वो इसी आधार पर लिया गया है, 1973 का जो केशवानंद भारती मामला था उसी के आधार पर। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से निर्मित सेला टनल हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। बताना है कि टनल किस राज्य में निर्मित की गई है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो जो इसका सही उत्तर है वो है अरुणाचल प्रदेश। देख लीजिए अब इसको एक बार सही से कि इस टनल का निर्माण अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित तवांग को असम के तेजपुर से जोड़ने वाली सड़क पर किया गया है। इस टनल का निर्माण बीआरओ ने किया है। यह दुनिया की सबसे लंबी 1.5 किलोमीटर 2 लेन वाली टनल है। यह 1300 फीट से अधिक की ऊंचाई पर अवस्थित है। ठीक है, आप बताइएगा कि बीआरओ की स्थापना कब की गई थी। आप देखिए, हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई ब्लू लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमा बनाती है। तो इजराइल पैलेस्टाइन, इजराइल तुर्की, रूस यूक्रेन या इजराइल लेबनान। तो जो इसका सही उत्तर है वो है इजराइल और लेबनान। हमने वैश्विक लेवल की कुछ और चीज़ें रखी हैं, जैसे कि हमने वैश्विक प्रमुख बाउंड्री और दी हुई हैं, उनको देख लीजिएगा आप एक बार, क्योंकि जो ये तो इसका उत्तर ये हो गया विश्व की प्रमुख बाउंड्री लाइनों में ये मैन नेरहाइम लाइन रूस और फिनलैंड के बीच में है, और आगे मेडिसिन लाइन उत्तरी अमेरिका जो कि अलास्का को छोड़कर कनाडा के बीच है, और इसके बाद में ये और देख लीजिए सारी की सारी ओडर नीस लाइन जर्मनी पोलैंड के बीच में। 17वीं समांतर नॉर्थ जो पहले नॉर्थ में है वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है, और 20वीं समांतर रेखा है उत्तरी वो सूडान और लीबिया के बीच में है। 31वीं समांतर रेखा है वो इराक और ईरान के बीच में है, और 38वीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ये सब के स्क्रीनशॉट लेके इनको सही से याद कर लेना, टेस्ट में आएगा ये सब। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के कौन से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये 14वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पाकिस्तान की दिवंगत पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, देखिए 2007 में इन पर अटैक हुआ था, और ये इनको रावलपिंडी में अटैक में ये मारी गई थी। इनके जो हैं ये हस्बैंड हैं, और इन्हें दूसरी बार देश का राष्ट्रपति चुना गया। इससे पहले एक बार और चुने जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। लचित बोरफुकन के संदर्भ में बताना है उन्होंने किस युद्ध में मुगल सेना को परास्त कर दिया था। सरायघाट की लड़ाई, तुकारोई की लड़ाई, खजबा युद्ध या बेदरा की लड़ाई। इसका सही उत्तर क्या है एक बार सोचिए, क्योंकि ये स्टैटिक है। तो जिसका सही उत्तर है वो है सरायघाट की लड़ाई। कौन सा है? सरायघाट की लड़ाई 1971। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तुकारोई की लड़ाई जो हुई थी वो मुगलों और बंगाल सल्तनत के बीच में हुई थी। ठीक है। जो खजबा की लड़ाई हुई है 1659 में वो औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में हुई है। इसके बाद ही शाह शुजा छोड़ के भाग गए थे आरा खान की तरफ। और बेदारा का यानी कि बेदरा का युद्ध जो हुआ है वो नवंबर 1759 में, कई बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ, अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं अब। नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में पटना में भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस अनुसंधान केंद्र को केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष अनुमति मिली थी। तो ये इसका उत्तर क्या होगा इनमें से? 2013 इसका सही उत्तर है। देख लीजिए एक बार इसको। कुछ और चीज़ें समझ लीजिए कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में यह डॉल्फिन पर अपनी तरह का एकमात्र शोध केंद्र है। दूसरी चीज़, इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा 2013 में मंजूरी दी गई थी। यह गंगा नदी से करीब 200 मीटर दूर पटना विश्वविद्यालय में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। गंगा डॉल्फिन के बारे में और समझते चलते हैं कि गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्टा गंगेटिका है। और गंगा डॉल्फिन सिर्फ गंगा में ही नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली, सांगू नदियों में पाई जाती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली के बारे में आपको पता होगा। सांगू नदी के बारे में बताइए। 2014 में भारत 78% मोबाइल आयात पर निर्भर था, वहीं 2024 में 97% आत्मनिर्भर बन गया है। इस प्रगति में बताएं कि मोबाइल उत्पादन के आधार पर भारत ने दुनिया में अब कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही उत्तर है दूसरा। जी हाँ, पहले पर चीन है, दूसरे पर भारत पहुंच गया है। ये 10 साल में भारत ने अचीवमेंट प्राप्त किया है। इसको समझ लीजिए एक बार कि भारत महज 10 साल में दुनिया का दूसरा सबसे अधिक मोबाइल उत्पादक देश बन गया है। जहां पहले 78% मोबाइल आयात पर निर्भर था भारत के लिए, वहीं अब सिर्फ 3% आयात करता है, बाकी 97% आत्मनिर्भर बन गया है। भारत ने इस बीच 2.45 अरब यूनिट मोबाइल का उत्पादन किया है। वहीं इसका लक्ष्य कितना था? 2.5 अरब यूनिट का, यानी कि लगभग पहुंच ही गया है अपने लक्ष्य पर।
चीन पहले नंबर पर है मोबाइल उत्पादन में, हमें पता ही है। आगे बढ़ते हैं अब। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पानी की कमी से जूझ रही अपनी राजधानी में पानी आपूर्ति हेतु पानी के गैर जरूरी उद्देश्यों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा वहां के जल आपूर्ति बोर्ड ने निर्देशों के उल्लंघन पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया है? देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या जम्मू कश्मीर। असल में ये कर्नाटक की बात है। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, यहाँ पर ये सब इशू बना है। देखिए, पानी की कमी से जूझ रहा है बेंगलुरु, और ये जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है ये सिर्फ किताबों तक संबंधित नहीं रह गया या सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये हमारी डेली लाइफ में ये समस्या सामने हो रही है खड़ी। ये आप जब कोई भी ऐसा कोई आंसर राइटिंग करेंगे तो ये इन ऐसे एग्जाम्पल्स को लिखिए कि देखिए जुर्माना तक लगाना पड़ा है पानी के उस पर, मिसयूज पर। आगे देखिए, और लगाना भी चाहिए। बेंगलुरु में पानी की भारी कमी के कारण कर्नाटक सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में एक युद्धाभ्यास के दौरान भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? देखिए, ये अभी की बात है। जब मैं अभी इसकी बना रहा था स्क्रिप्ट पूरी, जब इसका पीपीटी बना रहा था उस वक्त ही ये न्यूज़ देखी थी मैंने। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि 23 साल तक ऐसा कोई इशू नहीं बना था। और पता है, इसका तो एक्सपोर्ट होने वाला था, इसका तो एक्सपोर्ट होना था। इसके लिए इसकी तो डिमांड बढ़ रही थी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। और तब ये जो है विमान ऐसा दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं वैश्विक लेवल पर हमारी जो है जो हमारी जो छवि है उसको धूमिल करेगा, क्योंकि डिफेंस के मामले में ना हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हम एक एक्सपोर्टर कंट्री बनना चाहते हैं डिफेंस के मामले में। कहाँ पर हुआ है ये? तो ये जैसलमेर में हुआ है। जैसलमेर में युद्धाभ्यास के दौरान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह 23 साल में पहली बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हल्का लड़ाकू विमान तेजस 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। यह सिंगल सीटर और डबल सीटर दोनों प्रकार का है। भारतीय वायुसेना ने 2025 तक MiG-21 विमान को LCA तेजस मार्क 1A विमान से बदलने की योजना बनाई थी। अभी भी वो योजना है, एक दुर्घटना होने से वो योजना नहीं आती। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जा रहा है? आया हुआ प्रश्न है, हमने पहले समझाया है। इसका उत्तर दीजिए आप लोग। क्या है इसका उत्तर? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और जो कल का प्रश्न था उस पर उसको और देख लेते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ डे, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बन गए हैं। ये किस देश से संबंधित हैं? ये किस देश से संबंधित हैं? इंग्लैंड से। ठीक है, ये इंग्लैंड से संबंधित हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल।